नमस्कार मित्रों एवं मेरे छात्रों। आज मैं यण संधि का आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। यण संधि का पाणिनि जी का सूत्र है इको यणचि। यहाँ पर 3 शब्द हैं, 3 पद हैं, इक, यण और अच। तो आपको सूत्र के अनुसार ना समझा करके हम आपको नॉर्मल समझा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो परंपरा से गुरुकुल से नहीं पढ़े हैं, केवल और एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हैं या सामान्य संस्कृत सीखना चाहते हैं, उनके लिए इक का मतलब हो गया ई उ री और री। इक कहने से हमें 4 स्वर समझना है, ई उ री और री। ये ह्रस्व भी रहेंगी तो भी यण संधि होगी, दीर्घ होगे तो भी यण संधि होगी। इसमें जो री स्वर है वो दीर्घ नहीं होती। ई और उ और री ये 3 स्वर हैं जो ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं। तो इक कहने से आपको ये 4 स्वर समझना है। इक का मतलब है, इक कहने से आपको 4 स्वर समझना होगा, ई उ री और री। ये ह्रस्व होंगे तो भी, दीर्घ होंगे तो भी यण संधि होगी। इसमें जो चौथा स्वर है री, वो केवल ह्रस्व होती है। उसके एग्जाम्पल भी कम ही होते हैं। यहाँ आ छूट जाता है। इक कहने से हमें ई से रे तक जाना होता है, तो ये 4 स्वर आ जाते हैं। और यणचि में भी 2 पद हैं, 2 शब्द हैं, यण और अच। वो अच शब्द का सप्तमी विभक्ति में अचि बनता है, वैसे है यण और अच समझेंगे। तो यण कहने से आपको 4 शब्द व्यंजन लेना है, या, वा, रा और ला। यण कहने से 4 व्यंजन लेना है, या, वा, रा और ला। ये चारों जो हैं इनकम्प्लीट रहेंगे, हलंत रहेंगे। और अच का मतलब जो अच दिया है सूत्र में, वो उसको अच समझना है। तो अच माने स्वर, स्वर को अच भी कहते हैं संस्कृत में। तो मतलब हुआ कि ई छोटी हो अथवा बड़ी, उसके सामने कोई भी असमान स्वर हो, सेम स्वर नहीं, क्योंकि सेम स्वर होगा तो आपकी दीर्घ संधि होने लगेगी। तो यहाँ स्वरः लिखा गया है, लेकिन स्वर का मतलब डिफरेंट स्वर होना चाहिए। ई से ई नहीं हो, दोनों पद होंगे तब संधि होती है। तो यदि आपने दोनों तरफ भ्रमति इव लिख दिया तो वहां पर यण संधि नहीं होगी, वहां फिर दीर्घ संधि हो जाएगी। भ्रमतीव, भ्रमति जो क्रियापद है, हमने कर दिया भ्रमति ती छोटी प्लस इव, दोनों तरफ ई छोटी है, तो हम यहाँ पर दीर्घ संधि करने लगेंगे क्योंकि समान स्वर है। तो इसलिए कहा कि ई और ई के बाद फर्स्ट शब्द के इंड में, पहले शब्द के इंड में छोटी ई अथवा बड़ी ई हो, लेकिन जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर स्वर होना चाहिए, लेकिन वो स्वर सेम ना हो। मीन्स ई से ई ना हो, उ से उ ना हो, री से री ना हो, री से री ना हो। क्योंकि री से री भी होगा तो दीर्घ री हो जाता है, क्योंकि री और री का आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तो जब री को दीर्घ करना होगा तो आप री करेंगे, हालांकि ऐसा एग्जाम्पल मिलता नहीं है। तो आपने समझा कि ई पूर्व शब्द के इंड में पहला जो शब्द है उसका आखिरी अक्षर कोई भी स्वर हो। जैसे आपने देखा यदि है, तो यदि में इंड में क्या है, दा प्लस ई, तो इंड में आ जाती है ई। और ई के सामने असमान स्वर उत्तर पद में पहला अक्षर है आ, तो डिफरेंट स्वर है, सेम स्वर नहीं है। सेम स्वर होगा तो दीर्घ संधि होने लगेगी। तो जो ई है वो पूरी की पूरी ई या में चेंज हो जाएगी, या में बदल जाएगी, तो दा आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। और जो ई को आप या में बदल रहे हैं, वह व्यंजन या जो है वो भी इनकम्प्लीट रहता है। पहले से ही जो ई के जगह पर या होगा, वा होगा, रा होगा, ला होगा, ये सब इनकम्प्लीट मीन्स हलंत होंगे। तो दा का जो ई था यदि का, उस ई को आपने या में चेंज कर दिया
तो दा आपका इनकम्प्लीट हो गया, और या पहले से ही इनकम्प्लीट हुआ है तो दा और या का मिक्सअप किया आपने तो द्या, और उस द्या इनकम्प्लीट को अपि के आ से मिला देंगे तो बन जाएगा यद्यपि। इसी प्रकार से ई के सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ह्रस्व ई के भी हैं और दीर्घ ई के भी हैं। और कहीं पर भी सेम स्वर नहीं है, क्योंकि सेम स्वर होने पर दीर्घ संधि होने लगेगी। तो यण संधि का यही पहचान है कि ई अथवा ई के सामने कोई भी डिफरेंट स्वर हो तो ई या में चेंज हो जाएगी, ओह या इनकम्प्लीट होगा, हलंत होगा। अब आ जाता है ऊ अथवा ऊ के बाद स्वर हो, तो यहाँ स्वर का मतलब कोई भी डिफरेंट स्वर हो, सेम स्वर नहीं हो। यदि यहाँ पर भी सेम स्वर करेंगे तो ऊ से ऊ करने पर दीर्घ संधि होती है, जैसे भानु प्लस उदय तो भानुदय होता है, गुरु प्लस उपदेश तो गुरुपदेश होता है। इसलिए ऊ से ऊ नहीं होना चाहिए, ऊ छोटा हो अथवा बड़ा, उसके सामने कोई भी डिफरेंट स्वर आए तो ऊ जो है वा में चेंज हो जाता है, और वह वा इनकम्प्लीट होता है, मीन्स हलंत होता है। तो अनु प्लस एषणम तो बन जाता है अन्वेषणम, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश। तो ये ऐसे ही अनु प्लस अयः, हेतु प्लस अर्थम, साधु प्लस इदम, साधु प्लस ओदनम, और यहाँ बीच में विसर्ग नहीं आएगा। इंड में जैसा है शब्द रहेगा वैसा ही रहेगा, चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन बीच में जो है वो स्वर संधि में कहीं पर भी विसर्ग नहीं डालना होता, विसर्ग नहीं रहेगा, नहीं वो फिर विसर्ग संधि बन जाएगी। यहाँ स्वर ही होना चाहिए दोनों तरफ, तो एक तरफ व्यंजन में मिक्सअप रहेगा और एक तरफ सेकंड शब्द जो रहेगा उसका पहला अक्षर डायरेक्ट स्वर रहेगा। अब आ जाता है री से री का, कि री छोटी हो अथवा बड़ी हो, उसके बाद कोई भी डिफरेंट स्वर हो तो री जो है वो रा में चेंज हो जाती है, वो रा भी इनकम्प्लीट होता है। तो आपने देखा पितृ प्लस आज्ञा, तो पितृ में ता प्लस रू है, उस रू को कुछ लोग इसका रू का उच्चारण करते हैं, कुछ लोग री का करते हैं, लेकिन इसका एकदम शुद्ध उच्चारण करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम री स्वर समझेंगे, ता में जो री है वो स्वर है, तो उस री को आपने रा में चेंज कर दिया तो ता आपका इनकम्प्लीट हो गया, और ता और रा का मिक्सअप करते हैं तो त्रा बनता है, और त्रा सामने वाले स्वर से मिलता जाएगा। तो आपने देखा पित्राज्ञा, पित्रंसः, पित्रौदार्यम, मात्राज्ञा, मातृक्षा, मातृद्यानम, इस तरह से आपके री को रा होता गया है। री के एग्जाम्पल बहुत कम है, री एक कंप्लीट स्वर है, व्यंजन नहीं है इसमें, तो री को ला होता है, तो री प्लस आकृति, तो पूरे री को आपने ला कर दिया इनकम्प्लीट, और वो ला आकृति के आ से मिल जाता है तो बन जाता है लाकृति। तो आज हमने ये यण संधि का भेजा है, प्लीज आप सब सुने और हमारा उत्साह वर्धन करें, जिससे मैं निरंतर संस्कृत के लिए कुछ न कुछ मेहनत करता रहूं। इसको बना